नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज का हमारा विषय है रेडियम। जी हाँ, ये वही रेडियम है जो अंधेरे में चमकता है। चमत्कार रेडियम की अंधेरी दुनिया का सच। आज का हमारा विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको पता है कि रेडियम है। और ये वीडियो थोड़ी शायद लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, ये वही रेडियम है जिसने अंधेरे में उजाला कर दिया था। यानी हम सबको पता है ये अंधेरे में चमकता है। बचपन से ही हमें पढ़ाया गया है कि रेडियम की जो खोज है वो 1898 में पोलैंड की रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी और फ्रांस के रसायन शास्त्री पियरे क्यूरी ने की। ये दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ थे। इसकी खोज का भी दिलचस्प किस्सा है। जब मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड नाम के तत्व से यूरेनियम अलग कर लिया, उसके बाद भी उनको रेडियोधर्मी तत्व काफ़ी मात्रा में बचा दिखा। उनको लगा कि पिच ब्लेंड में कम से कम एक और रेडियोधर्मी तत्व है। क्यूरी ने कई टन पिच ब्लेंड का रिफाइन किया, तब जाकर बहुत ही कम मात्रा में रेडियम उनको प्राप्त हुआ। अब आप ये समझ लीजिए कि यूरेनियम के 1 टन ऐसक में मात्र 0.14 ग्राम रेडियम प्राप्त होता है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि 907 किलोग्राम में सिर्फ 0.14 ग्राम। तो सोचिए ये कितना कम है। अब थोड़ा सा परिचय आपको रेडियम का देती हूँ, पर मेरा विषय इसकी खोज या परिचय नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको स्तब्ध कर देगी। परिचय उन लोगों के लिए है जो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में परिचय दे देते हैं। रेडियम एक चमकने वाली धातु है जो नमक जैसा दिखता है। यह एक रेडियोधर्मी धातु है। रेडियोधर्मी का मतलब होता है कि इसका जो नाभिकीय केंद्र है, यानी अगर हम अंग्रेजी में कहें न्यूक्लियर पावर स्टेशन, काफ़ी अस्थिर है, यानी अनस्टेबल होता है और बहुत तेजी से यह तत्व टूटता है। टूटने के क्रम में यह कई किरणें छोड़ता है और इससे एक चमक निकलती है। अब ये समझ लीजिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता था। इसकी चमकने वाली प्रवृत्ति के कारण इसे खुद से चमकने वाले पेंट, विमान के स्विच, घड़ी के डायल, न्यूक्लियर पैनल, दंत मंजन यानी टूथपेस्ट, बालों की क्रीम आदि में होता था। बाद में स्वास्थ्य पर नेगेटिव रिजल्ट के कारण इसका पेंट, कपड़े, दवाइयाँ आदि से इस्तेमाल बंद कर दिया गया। चिकित्सा के मैदान में रेडियम का इस्तेमाल 19वीं सदी में शुरू हुआ। ऐसा पाया गया कि इसमें बीमारियों को ठीक करने का गुण है। चूँकि इससे गामा किरण निकलती है, इसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार में किया जाता था। अब चलिए बात करते हैं एक खौफनाक सच के बारे में। बात करेंगे हम एक लड़की की जिसका नाम है ग्रेस फ्रेयर। ग्रेस फ्रेयर के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था कि जब वो अंधेरे में अपनी नाक साफ करती तो उनका जो रुमाल था वह अंधेरे में चमकता था। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह उनके जीवन में अंधेरे होने की शुरुआत थी। ग्रेस फ्रेयर ने साल 1917 के बाहर के मौसम में 70 अन्य लड़कियों के साथ जिस फैक्ट्री में काम करना शुरू किया था, वह प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में पूरे अमेरिका में स्थापित होने वाली कई फैक्ट्रीज में से एक थी, जहां घड़ियों और सेना द्वारा पहनी जाने वाली घड़ियों के डायल्स में मौजूद नंबर्स को चमक दी जाती थी ताकि वो अंधेरे में दिख सके। एक रिसर्चर थे जिनका नाम था अर्लीन बल्कांस्की। उनके अनुसार सैकड़ों लड़कियां इस काम को लेकर उत्साहित थी। 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने के बाद तो कुछ महिलाओं ने इस काम को अपनी देशभक्ति दिखाने के रूप में लिया। वो सैनिकों के लिए अंधेरे में चमकने वाली घड़ी के डायल और सैन्य उपकरणों के पैनल पेंट करती थीं। जी हाँ, अंधेरे में चमकने वाला यह तत्व रेडियम ही था, क्योंकि रेडियम कैंसर के इलाज में सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो चुका था। इसीलिए बहुत से लोग इसे एक चमत्कारी तत्व समझते थे और इसे टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक समेत विभिन्न
व्यावसायिक उत्पादों में शामिल किया जाता था। घड़ी के डायल बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली लड़कियां रेडियम पाउडर में गोंद और पानी मिलाकर चमकता हुआ एक सफ़ेद पेंट बनाती थीं और इसे ऊंट के बालों से बने ब्रश से घड़ी के डायल पर उसके नंबरों पर सावधानी से लगाती थी। थोड़े से इस्तेमाल के बाद वो ब्रश खराब हो जाता था और लड़कियां ठीक से पेंट नहीं कर पाती थी। ग्रेस फ्रेयर का कहना था कि हमारे सुपरवाइज़र हमें अपने होठों से उन ब्रश की नोक बनाने के लिए कहते थे, क्योंकि थोड़े से इस्तेमाल के बाद जो ब्रश था उसका जो टिप पॉइंट था वो ख़राब हो जाता था, जिससे ढंग से पेंट नहीं हो पाते थे नंबर। तो जो उनके सुपरवाइज़र थे वो उनको कहते थे कि कोई बात नहीं, आप अपने होठों से उस ब्रश को शार्पन कर लीजिए और ठीक करके आप दोबारा काम शुरू करिए। आप खुद सोचिए कि ये कितना जानलेवा था। फिर ग्रेस ने बताया कि उन्होंने कम से कम 6 बार उस ब्रश को घड़ी के डायल पर पेंट करते हुए होठों से ठीक किया होगा। पेंट का स्वाद अजीब नहीं था, बल्कि उसका कोई स्वाद ही नहीं था और उन्हें आभास हो गया था ये हानिकारक है। बाकी लड़कियों का मानना था कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार डायल को पेंट करने वाली महिलाओं को घोस्ट गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता था। क्यों घोस्ट गर्ल्स के नाम से इन्हें जाना था? क्योंकि रोज़ाना उन पर गिरने वाले रेडियम के कणों की वजह से उनके कपड़ों, बालों और त्वचा में चमक पैदा होती थी। बहुत सी महिलाएं काम करने के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आती थीं, ताकि काम के बाद जब वो घूमने के लिए बाहर जाएं तो उनके कपड़े खूब चमके और वो आकर्षक का केंद्र यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके। कुछ महिलाएं इस पेंट को अपने दांतों पर भी लगा लेती थीं, ताकि उनकी मुस्कुराहट चमकदार हो जाए। कुछ अपने बॉयफ्रेंड्स को सरप्राइज़ देती थीं। अब वो सरप्राइज़ कैसे देती थी कि वो अपने क्या करती थी, नाखूनों में वो पेंट लगा लेती थी, जिससे क्या होते थे, उनके जो नेल्स थे वो चमकने लगते थे। अब आजकल की जो जनरेशन सोचती है कि जो ये नेल आर्ट आया है इसी जनरेशन की खोज है, तो वीडियो को सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि ये पुरानी चली आ रही प्रथा है। जैसे वो महिलाएं पेंट लगा के नाखून चमकाती थी, मतलब प्रथम विश्व युद्ध से ये चला आ रहा है। जब वो रेडियम के सुरक्षित होने के बारे में पूछती तो उनके मैनेजर भी उन्हें आश्वासन देते कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह सच नहीं था। रेडियम गर्ल्स को शारीरिक नुकसान का सामना करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इसकी पहली शिकार, ध्यान से सुनिएगा, इसकी पहली शिकार हुई थी अमेलिया मैगिया थी। वह ऑरेंज न्यू जर्सी में रेडियम ल्यूमिनस मटेरियल्स कॉरपोरेशन, बाद में जो उसका नाम बदल दिया गया था उसका नाम रख दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स रेडियम कॉरपोरेशन के लिए घड़ियों पर पेंट करती थी। अब शुरुआत हो चुकी थी। पहला लक्षण दांत में दर्द होना था, जिसके लिए एक के बाद एक सारे दांत निकालने पड़े। रिश्ते खून और मवाद के साथ दर्दनाक अल्सर ने चमकते दांतों की जगह ले ली थी। जो लड़की पहला शिकार बनी उसके मुंह में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई थी। निचले जबड़े को काटना पड़ा और फिर ये इन्फेक्शन शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। ज़्यादा खून बहने के कारण 12 सितंबर 1922 को उनकी मृत्यु हो गई। आश्चर्यजनक तो तब था जब डॉक्टर भी मौत की वजह का पता नहीं लगा सके। ना ही उनके पास कोई वैलिड आंसर था कि ये मौत जो हुई है वो किस वजह से हुई है। हालांकि लोगों का यह गलत फहमी रही कि रेडियम सुरक्षित है। रेडियम गर्ल्स बढ़ती संख्या में घातक बीमारियों का शिकार होने लगी। ग्रेस फ्रेयर ने साल 1920 में एक बैंक में नौकरी के लिए फैक्ट्री छोड़ दी थी, लेकिन लगभग 2 साल बाद ही उनके दांत भी गिरने लगे। उनके जबड़े में एक दर्दनाक फोड़ा निकल आया था। जादुई बादामी आंखों में अब दर्द के बादल छा गए थे। आखिरकार जुलाई 1925 में एक डॉक्टर ने उन्हें कहा कि ये समस्याएं उनके पिछले काम के कारण हो सकती है। यानी उन्होंने जहाँ पीछे काम किया था, पिछली फैक्ट्रीज में काम किया था घड़ी बनाने का, घड़ी पेंट करने का, ये वहाँ से शुरू हुआ है। यूएस रेडियम फिजियोलॉजी के प्रोफेसर सेसिल ड्रिंकर को काम के हालात का अध्ययन करने के लिए कहा। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि ज़्यादातर काम करने वालों में इन्फेक्शन है, लगभग सभी में खून की असामान्य स्थिति है और कई लोगों में एडवांस रेडियम नेक्रोसिस के भी लक्षण हैं।
फैक्ट्री में जितने लोग काम करते थे यानी श्रमिकों की रक्षा के लिए जून 1924 की इस रिपोर्ट में ड्रिंकर ने काम करने के तरीके में बदलाव की सिफारिश की, लेकिन यूएस रेडियम के अध्यक्ष आर्थर रोडर ने न केवल इसे खारिज कर दिया बल्कि कहा कि वह इसके जवाबी फैक्ट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाबी फैक्ट प्रस्तुत नहीं किया था। 1925 में एक पैथोलॉजिस्ट हैरिसन मार्टलैंड ने निर्णायक रूप से साबित किया कि रेडियम ने घड़ी पेंट करने वाली महिलाओं के अंदर जहर भर दिया था। फिर क्या था? रेडियम उद्योग ने मार्टलैंड को बदनाम करने की कोशिश की, जो शायद हर जगह होता है। जब आप सच्चाई उजागर करने की कोशिश करते हैं तो लोग उल्टा आपको ही बदनाम करने निकल जाते हैं। ग्रेस फ्रेयर ने एक फ़ैसला किया और ये शायद जो ये फ़ैसला था ये बहुत ही उन्होंने हिम्मत करके किया होगा। उनका फ़ैसला था कि वो मुकदमा दायर करेंगी, लेकिन वकील खोजने में उन्हें 2 साल लग गए। अब 2 साल क्यों लगे होंगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। इतना आसान नहीं था कि झूठ के खिलाफ लड़ना, इसीलिए उन्हें वकील ढूंढने में 2 साल लग गए। 18 मई 1927 को एक युवा वकील रेमंड बेरी के जरिए से उन्होंने न्यू जर्सी की एक अदालत में यूएस रेडियम कॉरपोरेशन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। गंभीर मेडिकल समस्याओं वाली 4 अन्य महिला भी इस मुकदमे की पक्षकार बनी और मैं आपको ये बता दूं कि इन 4 महिलाओं में 2 महिला वो शामिल थी जो अमेलिया की बहन थी, जो मतलब पहली शिकार हुई थी लड़की जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी 2 बहनें भी इस मुकदमे में पक्षकार बनी। तो टोटल 4 लड़कियां थी। इनमें से हर एक ने मेडिकल खर्च और बीमारी के हर्जाने के तौर पर $2.5 लाख की मांग की। 16 अक्टूबर 1927 को बहनों के अनुरोध पर अमेलिया की लाश को निकाला गया। अमेलिया वही थी जो पहली शिकार हुई थी और उनकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि उनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा चमकदार थीं। अमेलिया की मौत रहस्यमय नेक्रोसिस से हुई थी जो उसकी बहनों को भी मार रही थी। दुनिया भर के अखबारों में जिन 5 महिलाओं को रेडियम गर्ल्स करार दिया गया था, जनवरी 1928 में पहली सुनवाई के दौरान उनमें शपथ के लिए हाथ उठाने की भी ताकत नहीं थी। मतलब कि वो इतना बीमार हो चुकी थी। और इन्होंने जो केस दायर हुआ था वो 1927 में हुआ था और जो पहली सुनवाई उनकी हुई वो 1928, यानी लगभग आप लगा लीजिए कि 1 साल के बाद। न्यूयॉर्क लेजर अखबार की खबर थी कि फ्रेयर और अन्य महिलाओं ने बहादुरी से मुस्कुराते रहने की कोशिश की, लेकिन अदालत में मौजूद उनके दोस्त और दूसरे लोग रो पड़े। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। अब ये क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है कि जो मैरी क्यूरी थी जिन्होंने इसका आविष्कार किया था रेडियम का, उन्होंने मदद की पेशकश की। आगे सुनिए क्या मदद दे रही हैं ये। अप्रैल तक ये महिलाएं शारीरिक या मानसिक रूप से दूसरी सुनवाई में शामिल होने के लिए अदालत में उपस्थित होने के काबिल नहीं थी। न्यूयॉर्क जनरल के अनुसार रेडियम की खोज करने वाली फ्रांसीसी वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने इस केस के बारे में पढ़ा तो उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी रेडियम श्रमिक पेंट ब्रश के बजाय छोटी तिल्लियों पर रुई का इस्तेमाल करते हैं। क्यूरी ने कहा, मुझे कोई भी सहायता देने में बहुत खुशी होगी, लेकिन इस पदार्थ का मानव शरीर में दाखिल होने के बाद इसे ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है। क्या आपको लगता है ये मदद थी या क्या था, या जुमलेबाजी थी ये? 25 अप्रैल 1928 को सुनवाई के बाद बेरी जो वकील थे यह कहने के बावजूद कि महिलाएं मर रही हैं और शायद अगली सुनवाई तक जीवित ना रहे, इस मुकदमे की सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मुकदमे के स्थगन की खबरों में कड़ी आलोचना हुई। कई अखबारों ने इसकी आलोचना करी। न्यूयॉर्क वर्ल्ड के संपादक वॉल्टर लिपमैन ने 10 मई 1928 के संपादकीय में कहा कि मुकदमे की सुनवाई में देरी का निर्णय बड़ा अन्याय है। इस तरह की देरी के लिए कोई बहाना संभव नहीं है। महिलाएं मर रही हैं। अगर कभी किसी मुकदमे का जल्द फैसला करने की ज़रूरत है तो वो इन 5 बीमार महिलाओं का मुकदमा है जो दुनिया में अपने अंतिम दिनों को आसान करने के लिए कुछ डॉलर के लिए लड़ रही हैं। बात भी बिल्कुल सही थी कि उन्हें पता था कि उनका जीवन खत्म है, लेकिन
वो जो आखिरी उनके जो पल थे या जो जीवन थे वो उनकी बीमारी का खर्च निकल पाए, या वो किस आर्थिक समस्या से जूझ रही थी, इसलिए उन्होंने केस किया था। बाद में अदालत ने मुकदमे की सुनवाई जून 1928 की शुरुआत में तय कर दी। इतनी आलोचना के बाद तो यह मुमकिन था। हालांकि एक संघीय न्यायाधीश ने स्वेच्छा से विवाद की मध्यस्थता की और इसे अदालत से बाहर निपटाने में मदद की। मतलब कि अब बात आ गई मीडिएशन पर। मुकदमे की सुनवाई से कुछ दिन पहले ये पांचों रेडियम गर्ल्स इस बात पर सहमत हुई कि प्रत्येक को $10,000 और उनके जीवन में $600 प्रतिवर्ष मिलेंगे और सभी मेडिकल और कानूनी खर्च कंपनी अदा करेंगी। मतलब ये इनकी कंडीशन थी। बेरी पेपर्स के अनुसार यह महसूस करते हुए, बेरी जो वकील थे, यह महसूस करते हुए कि कॉरपोरेशन को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बेरी खुश नहीं थे। उन्हें मध्यस्थता करने वाले यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज विलियम क्लार्क पर उन्हें शक था। उनका कहना था कि मुझे यकीन है कि वे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और सामाजिक मुद्दों में सच्ची दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन से पता चलता है कि वे कॉरपोरेट के पाले में हैं। बेरी को कहीं से पता चल गया था कि जो जज क्लार्क थे यूएस रेडियम कॉरपोरेशन में स्टॉक होल्डर थे। तो आप समझ जाइए कि उनका स्वेच्छा से इस मीडिएशन कराना या मीडिएशन में आना ये किस बात का प्रतीक है। पांचों रेडियम गर्ल्स तो मुआवजे की एक छोटी सी राशि लेकर अगले कुछ महीनों और वर्षों में जान से चली गई, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार 14 नवंबर 1928 को रेडियम पेंट के मूल आविष्कारक ऑस्ट्रिया के डॉक्टर सबाइन ए वॉन चोकी की ऑरेंज न्यू जर्सी में यह कहते हुए मृत्यु हो गई कि उनका आविष्कार हानिकारक नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो मुकदमा हुआ जिससे हमेशा के लिए तय हो गया कि यह जानलेवा है। ओटावा की रेडियम डायल कंपनी के खिलाफ ये मुकदमा कैथरीन वोल्फ ने दायर किया था। मरने के बाद समाचार पत्रों में उनकी तस्वीर प्रकाशित की गई। साल 1938 में इलिनोवाई इंडस्ट्रियल कमीशन के सामने कई सुनवाई के बाद, जिनमें से एक में कैथरीन गिर भी गई थी, ओटावा की रेडियम गर्ल ने मुकदमा जीत लिया। मतलब ये क्या था कि अब दूसरी लड़की ने मुकदमा किया और वो मुकदमा जीत गई, जबकि वो जीवित नहीं थी। रेडियम डायल कंपनी ने कई अपील दायर की। 23 अक्टूबर 1939 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की अंतिम अपील को सुनने से इनकार कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। फैसला तो हो गया, लेकिन रेडियम का असर जल्द खत्म होने वाला नहीं था। कैथरीन की घटना पर टिप्पणी करते हुए मेरियन केनेक ने अपनी एक महिला रिश्तेदार का जिक्र किया जिनकी मृत्यु 40 के दशक के अंत में उनकी शादी की पहली एनिवर्सरी पर हुई थी। उन्हें उनकी शादी के जोड़े में दफनाया गया था, जो कमजोरी के कारण अब ढीला हो चुका था। अर्लीन बल्कांस्की ने लिखा कि हालांकि कैथरीन उन कई महिलाओं में से एक थी जिनकी अपने मुकदमों का फैसला होने के पहले ही, यानी 27 जुलाई 1938 तक मौत हो गई थी, लेकिन उनका ये संघर्ष उनके बाद आने वाली महिलाओं के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के मानकों के निर्धारण की वजह ज़रूर बना। मतलब वो एक इतनी हिम्मती थी कि उन्होंने केस किया और उस केस का जो फ़ायदा था वो काफ़ी लाखों करोड़ों लोगों को पहुंचा कि ये मानक यहाँ पे जो थे वो निर्धारित किए गए। और ये साबित हुआ कि जो रेडियम है वो जानलेवा है। आंकड़ों की माने तो 1600 महिलाओं का नाम रिकॉर्ड में दर्ज है, जिनमें से 86 को रेडियम की वजह से कैंसर हुआ था। 1929 तक 23 महिला ने भी अपनी जान गंवा दी थी। क्या ये आंकड़ा सही होगा? ये तो आप समझ ही सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या होगी। साल 1911 में मैरी क्यूरी को रेडियम की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। हालांकि बाद में मैरी क्यूरी के
मौत की वजह भी रेडियम बनकर ही सामने आई थी। हम सभी इस बात के साक्ष्य हैं। जो हाल ही में आई महामारी ने विश्व के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। इस शोध के पीछे के कारण और कौन जिम्मेदार है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। क्या कोई भी खोज या विज्ञान मानव जीवन से बड़ा है? किसी के भी जीवन की कीमत का क्या कोई ये मृत्यु जो है वो क्या उसका मोल है? विज्ञान वरदान है या अभिशाप? यह यूं ही नहीं कहा गया। इस विचार में निहित जागरूकता प्रेरणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसी भी नए आविष्कार या खोज की ज़मीनी हकीकत जाने बिना उसकी केवल उपयोगिता पर प्रसन्न हो जाना, क्या ये बुद्धिमत्ता है? किसी खोज का प्रतिकूल प्रभाव लाखों हजारों विस्मृत यानी भुलाए हुए जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।